नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस समय CUET PG 2025 की तैयारी के लिए हम जितनी भी PYQ 2022 से लेकर के 2024 तक की हैं, हम बारी बारी से उन PYQ को कर रहे हैं। हम इसके पहले 2 PYQ कर चुके हैं, 2022 का और 2023 में फर्स्ट शिफ्ट का। आज हम लेके आए हैं 2023 में जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, हम उसका PYQ करना आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक पेपर और बचेगा 2024 का, जो लेटेस्ट पेपर अभी हुआ है। दोस्तों, 2023 तक का जो पेपर 2022-23 में था, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। पहले 100 प्रश्न आते थे, 25 प्रश्न कॉमन होता था जिसमें मैथ्स वगैरह पूछे जाते, और 75 क्वेश्चन जो होते थे वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाते थे। ये पैटर्न 2024 में बदल गया। अब ये 25 क्वेश्चन काट दिए गए, केवल अब 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरे 300 नंबर के पेपर होते हैं। वहीं 2022 और 23 में जो पेपर होते थे वो 400 नंबर के पेपर होते थे और पूरे 100 क्वेश्चन होते थे। अब केवल 75 प्रश्न होते हैं और पेपर 300 नंबर का होता है। एक प्रश्न 4 नंबर का आज भी होता है और तब भी होता था। इसलिए हम जो पहला प्रश्न शुरू करेंगे वो 26 नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से 25 तक का जो प्रश्न था वो कॉमन था। इस मैथ्स वगैरह तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई सारे वो लोग पूछ रहे हैं कि आप कंटेंट पर लेके आओ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं PYQ अभी आराम से ही करवा लूँगा। अभी 3-4 दिन 5 दिन लगेगा मुझे PYQ करवाने में, क्योंकि 2 पेपर बचा हुआ है और एक पेपर के ऊपर मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो आ रही हैं। मैं एक बात मेरे जितने भी व्यूअर हैं यहाँ पर मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी कुछ कराऊँगा बहुत ही आराम से कराऊँगा। इस आराम से करने के साथ साथ आप जो मूल पाठ है, मूल टेक्स्ट है, आप उसे पढ़ते रहिए जो भी मैंने बताई हैं। कई सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि PG हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें, उससे रिलेटेड एक कोई वीडियो बना दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए। तो मैं कल शाम तक या फिर परसों तक के लिए 10 ऐसी किताबें बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद से जो आपकी 7 यूनिट हैं वो पूरी हो जाएंगी। और वो 10 किताबें पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं एक मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें से आप देख पाओगे। कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी थी कि जो इसके पहले अभी बैचलर जो चल रहा है, वो कई सारे बच्चे 4 साल में दाखिला लिए हुए हैं, तो वो 3 साल करने के बाद बैचलर जो कर चुके हैं वो छोड़ के PG में एडमिशन ले लें या फिर 4 साल कंटिन्यू करें। इससे संबंध में हमारी 1-2 लोगों से बात हुई है, जो इसके ऊपर हमें बेहद अच्छी तरीके से रिसर्च के तौर पे उन्होंने मुझे बताया है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो एक अच्छे से बना दूंगा, और इसके जो बहुत ही अच्छे जानकार हैं इस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मैं उनको लेके आऊँगा और लाइव आपके सामने कभी आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इसी 15-20 दिन के अंदर ले आऊँगा। तो वो ऐसे ही लोग हैं जो CUET PG हिंदी की तैयारी काफ़ी सालों से कराते आए हैं और कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो ठीक है, तो उनसे आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिना देर किए हम चलते हैं आज के पेपर की तरफ। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर थंबनेल में कि 2023 शिफ्ट 2 का ये पेपर है और यह PYQ है। PYQ हम इसलिए करते हैं कि हम मूल पाठ पढ़ने से पहले हमें ये पता चल पाए कि प्रश्न किस तरीके से मुझसे पूछे जाते हैं, और मुझे पढ़ते समय टेक्स्ट जब पढ़ते हैं तो हमें किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम PYQ इसीलिए करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे आज भी पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लूँ। अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक। उसकी मैं कुछ कॉस्ट भी रखूँगा, बहुत मिनिमल कॉस्ट, बहुत मैं अभी मेरी बात चल रही है, मैं टेस्ट सीरीज़ पे काम भी करवा रहा हूँ, 2 लोगों को लगाया हूँ उस पर। क्योंकि वो कास्ट इसलिए होगा क्योंकि अगर किसी चीज़ की थोड़ी सी वैल्यू अगर नहीं दी जाती है, थोड़ा सा अगर आपसे नहीं लिया जाता, तो आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। दूसरी बात, आपके पेड कोर्स की बात है, तो पेड कोर्स पर आप कहीं मत जाइए। सारे कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो मैं नहीं भी दे पाऊंगा, तो किसी यूट्यूब चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो बेहतर कंटेंट होगा, मेरे से भी बेहतर होगा,
और मुझे लगेगा कि मैं उतना बेहतर कंटेंट नहीं बना पाऊँगा, तो मैं उस पर काम करने से बचूँगा और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे से बेहतर अगर कहीं दिख रहा है तो अभी मैं उसको प्रोवाइड करा सकता हूँ, इसलिए कि आपको बेहतर कंटेंट मिल पाए। तो बिना देर किए हम चलते हैं, बाद में बात करते रहेंगे ऐसे ही सारे वीडियो में। स्टार्टिंग में 2-3 मिनट में बात कर ही लेता हूँ। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष से संबंधित पहला प्रश्न है। आप देखिए, एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ए कायाकल्प, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी गबन। इसमें आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है कि कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन ये उपन्यास किसके किसके हैं। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा वीडियो में, पिछले मैं वीडियो में काफ़ी चर्चा करता था। आपके लिए ये होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना कंटेंट याद हो रहा है, कितना नहीं याद हो रहा है, आपकी तैयारी अब तक कहाँ पहुँच पाई है, या फिर आप जब तैयारी कर रहे हैं तैयारी के पहले की पृष्ठभूमि आपकी क्या है, इसे भी तो कुछ जानना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कायाकल्प है, कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1926 में। आप देख सकते हैं 4 का A4। उसके बाद जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1932 B। रंगभूमि, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1924 C। और D बचा तो D है। इसका ऑप्शन कौन सा सटीक हो रहा है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ नहीं है। हमारे सामने ऑप्शन है भाषा रहस्य, दूसरा ऑप्शन है काव्य में रहस्यवाद, और तीसरा ऑप्शन है बुद्ध चरित, और चौथा ऑप्शन है रस मीमांसा। काव्य में रहस्यवाद किसका है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है काव्य में रहस्यवाद, और काव्य में रहस्यवाद जो है वह आलोचना ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है, और यह प्रश्न काव्य में रहस्यवाद किसका आलोचना ग्रंथ है एक बार यूजीसी नेट के परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नहीं, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा उल्टा देख लिया था, ये नहीं है मेरे ध्यान, मतलब दिमाग पढ़ा तो था लेकिन ध्यान से उतर रहा था। ये जो काव्य में रहस्यवाद है बहुत ही चर्चित रचना है, रामचंद्र शुक्ल की है। रस मीमांसा भी रामचंद्र शुक्ल की है, और बुद्ध चरित भी रामचंद्र शुक्ल की ही है। जो पहला है भाषा रहस्य, भाषा रहस्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1। क्योंकि ये जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ नहीं है, तो ये सबके साथ होता है, इससे कोई नहीं बच पाया। नहीं जो बीच में प्रश्न में दे देता है ना उलझाने के लिए, ऐसे प्रश्न को देखिए, जब मेरे से गलती हो जा रही है तो आप लोगों से गलती क्यों नहीं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से नहीं होनी चाहिए, हो जाती है गलती, किसी से भी हो जाती है, लेकिन देखिए आपका दिमाग किस समय कितनी एरिया में फैला हुआ है, किस किस जगह फैला हुआ है। आपको अगर तुरंत आप रिकॉल कर पा रहे हो उस चीज़ को 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड या 10 मिनट के बाद भी, तो ऑनलाइन पेपर में यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आप टिक करके आगे बढ़ गए, फिर आपको 5 मिनट बाद याद है नहीं पिछले प्रश्न को मैंने गलत करके आया, आप गए वहाँ पर इरेज किए, इरेज करने के बाद ऑप्शन बी लगाए थे, ए लगा के चले आए। वहीं जब ऑफलाइन होता था एक बार ऐसे कर दिए, लगा दिए, अगर एक बार उसको रंग दिए तो दोबारा उसको इरेज कर नहीं सकते। ये बेनिफिट है, इसका भी बेनिफिट आप ले लीजिएगा ज़रूर। तो सॉरी इसके लिए, मैं थोड़ा सा गलत बताया था, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन मैं सही कर दिया। अगला प्रश्न है गाँव में गंगा कथन, गाँव में गंगा शब्द शक्ति के किस प्रकार का उदाहरण है। इसका आप लोग ध्यान दीजिए, गाँव में गंगा किस शब्द शक्ति का उदाहरण है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, आप इसे अभी याद कर लीजिए। एक होती है अविधा, एक होती है अविधा और व्यंजना, और एक होती है लक्षणा। ठीक है, अविधा के एक भी प्रकार नहीं होते, व्यंजना के 2 प्रकार होते हैं, और लक्षणा के भी 2 प्रकार होते हैं, और इसके अलग अलग और भी शाखाएं बनती चली जाती हैं। बाकी जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। इसका सही उत्तर है प्रयोजनवती लक्षणा, ये इसकी शाखाओं से ही पूछ लिया है। शुद्धा लक्षणा, लक्षणा के 2 भेद होते हैं,
शुद्धालक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसका राइट आंसर है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा का मतलब ये है जब किसी प्रयोजन से, किसी खास उद्देश्य से गांव में गंगा का मतलब क्या है? एक नदी भी हो सकती है। गांव में गंगा का मतलब क्या है? गांव में पवित्रता भी हो सकती है। इस तरीके से आप उससे रिलेट कर सकते हैं। यही है शब्द शक्ति का मतलब, यही है कि शब्द के द्वारा कौन किस तरीके से आप उसके अभिधार्थ की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्यार्थ की तरफ जा रहे हैं या फिर व्यंग्यार्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इसे आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों के सबसे पुराने नमूने किस सिख गुरु ने संकलित किए थे? ये जितने भी सिख गुरुओं का नाम है वो आदिकाल से हैं। आप इनको ध्यान में रखिए, इनको नोट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, यह प्रश्न विशेष है। और सिख गुरु में इन चारों लोगों का नाम नोट कर सकते हैं। ऐसे और भी आपको 6 मिलेंगे। 10वें नंबर पर दशमेश। उन लोगों का क्रम से मैं नोट भी करवा दूंगा, क्रम क्या होता है उन लोगों का जन्म काल के अनुसार। इसका ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इस प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें एक असर्शन के रूप में है, यानी अभिकथन के रूप में, दूसरा कारण के रूप में। अभिकथन में पूछ रहा है सामाजिक उपन्यासों के लिए यथार्थपरक चित्रण की आवश्यकता होती है। एक बार और पढ़ते हैं इसको। किसी भी ऑप्शन को कम से कम आप 2 बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ पाओगे कि वह कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि सामाजिक उपन्यासों के लिए यथार्थपरक चित्रण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी भी सामाजिक उपन्यास को देख लीजिए, यदि उसमें यथार्थपरकता नहीं है, यथार्थ घटनाओं का जिक्र नहीं हुआ है, तो वह सामाजिक उपन्यास या फिर सामाजिक साहित्य की श्रेणी में वह नहीं आ सकता। कारण के रूप में लिखा है कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को मानव जीवन का यथार्थ चित्रण कहा है। बिल्कुल सत्य है, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब व्याख्या कैसे समझा जाता है कि असर्शन और रीज़न एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ जल्दी में मैं बता देता हूँ कि अगर असर्शन और रीज़न का आपस में कोई संबंध है, जैसे सामाजिकता की बात यहाँ भी हो रही है असर्शन में भी, और प्रेमचंद के उपन्यास में भी सामाजिकता की बात देखने को मिलती है। दूसरी बात, असर्शन में भी उपन्यास की बात हो रही है और रीज़न में भी उपन्यास की ही बात हो रही है। दोनों में यथार्थपरकता की बात हो रही है। तो कई सारे रीज़न एक साथ मिल रहे हैं इसमें। कई सारी पहलुएं जो हैं आपस में कॉम्बिनेशन लिए हुए जुड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर पहला देख लीजिए, यहाँ पर भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। यह भी असर्शन और रीज़न वाला ही प्रश्न है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। पहले प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरह से आता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस तरह से, फिर नई, उसके बाद समकालीन। उसी तरह से 1936 के बाद से लगातार आंदोलन साहित्य में होते रहे। आप जा कर के देखिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, नदी के द्वीप कविता शीर्षक में अज्ञेय प्रतीकों के माध्यम से अपनी अस्मिता को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल सत्य है। आप यहाँ पर देखिए, इस कथन में कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एक, नदी के द्वीप शीर्षक से जो कविता है वह कविता के लेखक कौन है? अज्ञेय। दूसरा, अज्ञेय का संबंध किससे है? प्रयोगवाद से भी है और प्रगतिवाद से भी है। अज्ञेय का संबंध नई कविता से भी है। कई लोग अज्ञेय को केवल प्रगतिवादी मानते हैं। बहुत सारे आलोचक केवल उनको प्रयोगवादी मान करके छोड़ दिए हैं, लेकिन अज्ञेय एक
अन्वेषक कवि थे, उनके कविता में अन्वेषण भी दिखता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोनों उत्तर सही है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। इसका सही उत्तर हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन 1 सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह वाक्य से है, व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। दूसरा, एक बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तीसरा, बंदूक अस्त्र एक बहुत ही उपयोगी है। एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र बंदूक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सबसे पहले हम देखते हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। एक बंदूक, या बंदूक बोलिए या एक बंदूक बोलिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। आदमी बहुत अच्छा है, तो आप समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। एक आदमी बहुत अच्छा है, तब भी एक ही पार्टिकुलर आदमी की बात हो रही है। लेकिन एक आदमी लिखने की आवश्यकता क्या है? यह वाक्य में जो पदक्रम, वाक्य में ध्वनि, वर्ड, शब्द, पद, पदक्रम के संयोग से वाक्य बनता है, उसका अपना एक नियम होता है, अपना एक उसका अपनी एक व्याकरण होती है, तो हमें उसके हिसाब से चलना होता है। तो एक बहुत ही उपयोगी, बंदूक अस्त्र एक बहुत ही उपयोगी, इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पहला आप पढ़ के भी वो शुद्ध लग रहा है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, आप उसे पढ़िए, आप उसके उत्तर को समझ पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में कुछ पत्रिकाएं दे रखी हैं और दूसरे में पत्रिका के संपादक के नाम दे रखे हैं। बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं वे। इन पत्रिका को आप नोट कर लीजिए और उस पत्रिका के संपादक को भी नोट कर लीजिए। संपादक को नोट करने के बाद ये जितने भी संपादक हैं, इन संपादकों की जितनी भी रचनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन संपादक की जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जितनी भी पत्रिकाओं के ये संपादक रहे हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के साथ साथ या जितने वर्ष तक ये संपादक रहे हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये यहाँ से एक प्रश्न, इन्हीं में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हम देख लेते हैं, पहले इसके उत्तर को देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो बहुत ही चर्चित पत्रिका है और इसके संपादक रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण नाम की पत्रिका जो थी उसके संपादक रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। A3 और C का 1 आप 2 से जा सकते हैं। A3 और C1 पहले में ही है, इसलिए पहला ऑप्शन की तरफ हम जा सकते हैं। कवि वचन सुधा, आप जानते हैं कवि वचन सुधा के संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 पत्रिका के संपादक रहे हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, ये 3 पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो कि उसमें से 2 पत्रिका 1973 में आती है और एक 1974 में, ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका में ही आती है, वो 1973 में ही। इनका बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि हिंदी नई चाल में ढली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। नया साहित्य नए प्रश्न। आप देखिए, आलोचना ग्रंथों के नाम भी आपको याद करना होगा। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में आपके सामने है कि रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है नया साहित्य नए प्रश्न। ये जितने भी चारों आलोचक हैं, इन आलोचकों के सभी आलोचना ग्रंथ को आप सभी लोग कालक्रम के अनुसार याद कर लीजिए, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत क्षेत्र ख में नहीं आता है? ध्यान रखिए, क्षेत्र ख में नहीं आता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उड़ीसा। अब ख आपको समझना होगा, ख होता क्या है। क, ख और ग, ये 3 श्रेणी में भाषाओं को बांट दिया गया है राजभाषा को। क जो वहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी होगी,
दूसरा जो हिंदी दूसरे नंबर पर होगी, तीसरा जहाँ पर वो हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो उड़ीसा में क्या है, उड़िया पहले नंबर पर है, ठीक है। उड़ीसा राज्य की जो उस राज्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो उड़िया का होता है। लेकिन चूंकि पंजाब में भी पंजाबी का प्रयोग होता है, लेकिन पंजाब एक हिंदी भाषी राज्य भी है, दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए है। महाराष्ट्र भी उसी तरह के ख के अंतर्गत आता है और गुजरात भी आता है, इसलिए ख के अंतर्गत जो नहीं आता वो है उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ीसा ग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिए ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध कारक की विभक्तियां हैं। संबंध कारक आप समझते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान ऐसे करके है पूरा, जितनी भी विभक्तियां हैं। तो संबंध का जो संबंध के लिए जो विभक्तियां हैं वो क्या हैं आप बताइए। का, को, में, के, की, ये सभी आपके सामने ऑप्शन है। तो संबंध का, के और की, ये चारों ऑप्शन है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान के लिए संबंध का, के, की, ना, ने, नी, ये संबंध के लिए आता है। का, के, की, ना, ने, नी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, का, के, की, ये संबंध के लिए आता है। जैसे राम का बेटा श्याम है, या फिर रामू का भाई श्यामू है, का एक बीच में संबंध रिलेट कर रहा है ना। ऐसे ही रामू के पिता रामदरस हैं, तो वहाँ पर के क्या कर रहा है, दोनों रामू और उसके पिता के बीच में संबंध का काम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर भी देख लेते हैं, देखिए ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पढ़ाते समय आपको कैसा लग रहा है, मतलब कुछ समझ आ रहा है कि बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, ग्रियर्सन द्वारा निर्दिष्ट चारण काल नामकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन 9 कवियों में शामिल नहीं है। जब वो चारण काल देते हैं तो चारण काल के संबंध में 9 कवियों का नाम लेते हैं, जिन 9 कवियों में केदार भी हैं, कुमारपाल भी हैं और जोधराज हैं, विद्यापति नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यापति, ऑप्शन 3 आप देख सकते हैं। अब बाकी उन 9 कवियों में और 6 कवि कौन हैं, आपके लिए होमवर्क है। आप जाइए हिंदी साहित्य का इतिहास उठाइए या फिर किसी वन लाइनर बुक को उठाइए, आप वहाँ होगा, वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स में आपके नोट करने की बात है ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है, आप इसका सही उत्तर दीजिए। सबसे पहले जो उनकी रचना आती है वो प्रेम पथिक ही आती है। प्रेम पथिक के बाद जो उनकी रचना आती है वो झरना, झरना के बाद झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये तीनों सीरीज में आती हैं। झरना, आंसू, झरना के बाद आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है। तो डी, झरना, आंसू, लहर सी नंबर पर है, और कामायनी 1936 और वहीं आंसू 1928 के आसपास की है, 28 या 31 ऐसे कुछ है। और सबसे पहले प्रेम पथिक की है, इसलिए ऑप्शन 4 की तरफ आप जा सकते हैं। यही देखिए चारों मैच कर रहा है, डी, बी, सी, ए। इसके प्रकाशन वर्ष क्या है एक बार आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि मुझे एक क्रम याद है, सीरीज याद है, प्रकाशन वर्ष बीच में थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ 1-2 के, लेकिन क्रम मुझे याद है कि झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक उसके काफ़ी पहले की रचना है, बहुत शुरुआती दौर की रचना है उनकी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। हमारे काव्यशास्त्र में, भारतीय काव्यशास्त्र में 6 संप्रदाय, 6 सिद्धांत हैं, रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य और 2-3 और हैं, मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। रस, अलंकार, ध्वनि, औचित्य, रीति, और एक है हाँ वक्रोक्ति सिद्धांत भी है। एक थोड़ा मतलब रिकॉल करने में थोड़ा समय लगता है, तो उसमें सबका मैं नाम बता दूं। देखिए, रस का संबंध भरत मुनि से है, आप वहीं भर इस तरीके से याद कर सकते हैं। अलंकार जो हैं वो हैं भामा, भर, भाम, 2 लोग हो गए, ये सब समय से ही आते हैं। भरत मुनि का संबंध 2री शताब्दी से है, भामा का संबंध 6ठी शताब्दी से है,
वहीं मैं सीधा चलता हूँ, औचित्य संप्रदाय जो है वो क्षेमेंद्र का है। आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी विधा की रचना कौन सी नहीं है? जीवनी विधा की रचना कौन सी नहीं है? आप इसका सही उत्तर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका ऑप्शन है आवारा मसीहा, सिंहावलोकन, कलम का सिपाही और साधना प्रबंध। जीवनी विधा की रचना इसमें नहीं है। सही उत्तर है कलम का सिंहावलोकन। कलम का सिपाही वह भी जीवनी है, आवारा मसीहा भी जीवनी है, जो कि आवारा मसीहा रामवृक्ष बेनीपुरी, यह विष्णु प्रभाकर की रचना है और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है। वहीं कलम का सिपाही यह अमृत राय और प्रेमचंद के ऊपर, और वहीं साधना प्रबंध भी एक जीवनी विधा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? केशव दास, अब ये प्रश्न अगर केशव दास आ रहे हैं तो आपके सामने 3-4 प्रश्न अपने आप उपजने चाहिए कि केशव दास का संबंध हिंदी साहित्य के किस कालखंड से है। दूसरा, केशव दास किस तरह के कवि हैं? किस तरह, मतलब अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं? ये सारे प्रश्न आपके सामने आने चाहिए। तो केशव दास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनका संबंध मैं बताता हूँ, ये रीतिकाल से हैं। रीतिकाल से, मध्यकाल में जो 2 भक्तिकाल और रीतिकाल, तो उसका इनका संबंध जो है रीतिकाल से है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो है वो है रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। विष्णु प्रिया इनकी रचना नहीं है। आप सही उत्तर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 रचना है, सूची 2 है रचनाकार। अलग अलग रचनाएं दी गई हैं, आप उसका मिलान करिए। तो मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले देखिए आप, रचना की तरफ है प्रवास की डायरी, 60 वर्ष एक रेखांकन, दिल्ली मेरा परदेश, एक बूंद सहसा उछली। दूसरी तरफ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद हैं रघुवीर सहाय। उसके बाद हैं हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत। इसके सही उत्तर की तरफ हमें जाना है, तो आप देखिए। सबसे पहले जो है प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आप इसको इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो ए का 3 जहाँ है उसको छोड़ के बाकी आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो मुझे याद आ रहा है वो है एक बूंद सहसा नाम की जो रचना है, उसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी डी का 1। तो डी का 1 आप देखिए, डी का 1 दोनों में है, डी का 1 दोनों में है, A3 और D1 दोनों में दे रखा है, यानी हमें एक और चीज़ पकड़ना होगा। तो दिल्ली मेरा परदेश नाम की जो रचना है वो उसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय अपने आप में एक क्रांतिकारी थे और बहुत ही अच्छे पत्रकार भी अपने समय के रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, A3, यानी प्रवास की डायरी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। B4 यानी 60 वर्ष एक रेखांकन नाम की जो रचना है उसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय की रचना है, एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है, आप बताइए। उनका सही अनुक्रम है सबसे निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, इस तरीके से उनका क्रम है। तो इसलिए सबसे पहले जो रचना होगी निहार। निहार किस में है आप देख सकते हैं, दूसरे और तीसरे में है, इसलिए पहले और दूसरे को आप कट कर सकते हैं। निहार, नीरजा, मैं बोला था निहार, नीरजा, रश्मि। तो निहार के बाद नीरजा किस में है, ई, यानी बी और ई, बी ई के बाद निहार, नीरजा, रश्मि, बी ई ए। सांदगीत और दीपशिखा, सी के बाद सांदगीत और दीपशिखा, सी डी। तो बी ई ए डी, डी ई, सॉरी,
हाँ, इसमें दो ऑप्शन में है, तो मैं एक बार इसको सही से देखता हूँ। बी निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, दीपशिखा और सांध्य गीत। सी, ये इसका राइट आंसर है। शायद इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं तो आप उसे इग्नोर करिए, लेकिन यही आपके राइट आंसर हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसकी तरफ बिल्कुल मत जाइए। BEAD यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो ई है इसी को आप सी कर लेंगे तो सही हो जाएगा ये पूरा ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला ऑप्शन है जिसका कोई शिल्प हो, दूसरा है जिसका कोई विशेष अर्थ हो, जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो, जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा बोली जाती हो। बिल्कुल गलत, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा। जिसका कोई विशेष अर्थ हो, प्रयोजन का अर्थ ये नहीं कि किसी विशेष अर्थ की वजह से उसको व्यवहार में लाया जाता है। जिसका कोई शिल्प हो, शिल्प का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रयोजन में बिल्कुल शिल्प की बात नहीं होती। जिसका कोई मूल प्रयोजन हो, अर्थात किसी मूल उद्देश्य से जिसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोजन का अर्थ वही है। तो सिंपल इसका आंसर होगा 3। आप इसको पढ़ने के बाद आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। पहले एक तरफ है समास, दूसरी तरफ है उसके उदाहरण। तो सबसे पहले देखिए अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन में है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। उदाहरण की तरफ है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर। देवासुर, तीसरा है प्रत्यंग, चौथा है गगनचुंबी। तो हम इसके सही उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, जिसका पहला वाक्य, पहला शब्द जो होता है समास में, एक सामासिक पद होता है और दूसरा होता है समास विग्रह। ठीक है, तो जिसका पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। तो अव्यय किसका? प्रत्यंग, प्रत्यंग A3 केवल एक में है। और भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सी को आप देखिए, सी का देवासुर, देव और सुर द्वंद्व को बीच से तोड़ा जाता है, तो C2। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बी यानी तत्पुरुष समास, बी का है 4 गगनचुंबी के समान। बहुब्रीहि पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले कपड़े कौन धारण करता है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर। पीताम्बर पीला है अंबर, अर्थात पीला जो वस्त्र होता है वो किसको धारण करवाया जाता है? श्री कृष्ण को। गणेश भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे इसके उदाहरण में, पीताम्बर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। हम 50 तक करेंगे, 25 प्रश्न आज करेंगे। प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित सही तथ्य हैं। प्रेमचंद का जो उपन्यास हैं उससे संबंधित कुछ तथ्य दे रखे हैं, उसमें सही उत्तर का आप चयन करिएगा। गोदान में किसानों की ऋण की समस्या का चित्रण हुआ है, बिल्कुल सत्य है यह, इसलिए ए सब में दे रखा है। आप देखिए प्रेमचंद के उपन्यासों में केवल यथार्थ का चित्रण मिलता है। सी निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज समस्या का चित्रण है, बिल्कुल सत्य है। जो पहली बार में पढ़ने से मुझे सही लग रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, बाद में फिर चेक करते हैं एक बार। डी सेवा सदन उपन्यास में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है, कुछ है, लेकिन इसको पूरी तरह से हम इसकी तरफ नहीं जा सकते अभी। हिंदी उपन्यास विधा में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। अब देखिए 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब उपयुक्त विकल्प में, इसलिए A, C, E जिसमें उसकी तरफ हम जा सकते हैं। अगर अन्य विकल्प भी रहता तो हम इसकी तरफ जाते, इसके ऊपर विचार करते, लेकिन अब विचार करने का ना समय है, ना विचार करने के लिए उपयुक्त हमारे पास कोई तथ्य है, ना ही उस पर कोई हम अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए इसके राइट आंसर को देखते हुए हम उत्तर मिलाते हैं। आप देख लीजिए सही उत्तर है यह। और एक बात ध्यान रखिए, हिंदी उपन्यास विधा में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं और माने जाते रहेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। किस विद्वान ने 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है?
ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। उत्तर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि इनमें से कौन कौन से हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। प्रताप शाही रीतिकाल के कवि हैं, पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं, सुंदरदास रीतिकाल के नहीं हैं, यह सुंदरदास आदिकाल के कवि हैं, बेनी माधव जो हैं ये भी एक मिनट, बेनी माधव, प्रताप सिंह पद्माकर, बेनी माधव ये भी रीतिकाल के कवि हैं। दादू दयाल रीतिकाल के कवि नहीं हैं। इसलिए ए, बी और डी की तरफ हम जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हम उत्तर एक बार मैच करते हैं, यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, वाक्य संबंधी सही तथ्यों पर विचार कीजिए। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है? बिल्कुल नहीं। जिससे किसी बात के होने का बोध हो, वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है? बिल्कुल सत्य है। विधिवाचक यानी जहाँ पर किसी चीज़ के होने की संभावना हो, किसी कार्य के होने की संभावना होती है, वो विधिवाचक संभावना अर्थात बोध। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक। बिल्कुल सत्य है। यानी बी सी जिसमें है आप उसको छोड़ करके बाकी को कट कर सकते हैं, तीसरे को कट कर सकते हैं। जिसमें किसी प्रकार के आश्चर्य या दुख सुख का बोध हो, वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है? बिल्कुल सत्य है, विस्मयवाचक। जिससे किसी प्रकार की इच्छा का बोध हो, वह आज्ञावाचक? बिल्कुल नहीं, इच्छावाचक एक वाक्य भी होता है। इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी की तरफ हम चल सकते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उसके ग्रंथकार हैं। काव्यालंकार सूत्र और काव्यादर्श, काव्य सरोज, काव्य प्रकाश, इनके रचनाकार कौन कौन हैं हमें मैच करना है। दूसरी तरफ ग्रंथकार हैं मम्मट, श्रीपति, वामन और दंडी। तो सबसे पहले देखते हैं काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र के जो ग्रंथकार हैं वो हैं वामन, मैं मैच करता हूँ। दूसरे नंबर पर है काव्यादर्श, काव्यादर्श दंडी की रचना है। तीसरे नंबर पर है काव्य सरोज, काव्य सरोज जो है वो है श्रीपति की। और काव्य प्रकाश मम्मट। यानी हम देख सकते हैं ए का तीसरा, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो रहा है। हम एक बार मैच कर लें तो सही है। अगली बार हम प्रश्न संख्या 51 से करेंगे। अगले सेशन में हम करेंगे छोटे छोटे प्रश्न रखते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो सेशन नहीं रखते हैं एक साथ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी आप लोग जिस भी कॉलेज में होंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में होंगे, उस यूनिवर्सिटी का भी प्रेशर अपने आप में होगा, बैचलर का प्रेशर होगा, एग्ज़ाम आने वाला है। तो अभी छोटे छोटे पार्ट में तैयारी करते रहिए, अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखिए। जो बराबर जो बीच में लयात्मकता है वो टूटने ना पाए, क्योंकि अगर नियंत्रित रहेंगे आप और उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निसंदेह 2025 में आप एक अच्छे विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होगा और वहाँ जाएंगे आप। दूसरी बात आप ये बताइएगा कि सबसे पहले जो हम कंटेंट पढ़ेंगे तो हम किस यूनिट से कवर करना स्टार्ट करें। मतलब मुझे तो पता है कहाँ से शुरू करना है, लेकिन आप ये बताइए व्याकरण पोर्शन को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर साहित्य वाले पोर्शन को? एक बार इसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले PYQ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप आपकी एकेडमी के साथ। आपकी एकेडमी आपके साथ 2025 के लिए जो CUET PG का एग्ज़ाम है उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आपके पास कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम निसंदेह उस पर जो भी मेरा सुझाव होगा मैं दूंगा। और वो सारे प्रश्न चिन्ह जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सबको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।